नमस्कार, मैं शालिनी गोयल। प्रस्तुत हूँ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच से आशा पाराशर की लिखी एक सुंदर और मार्मिक कहानी नियति को लेकर। अचानक पंडाल का शोर थम गया और धीमी धीमी खुसर-फुसर होने लगी। बड़ी माँ आ गई, बड़ी माँ आ गई। श्रोताओं से काफी ऊंचाई पर सुसज्जित मंच पर सफेद धोती गर्दन से पांव तक लपेटे, केश विहीन चेहरा और हाथ में रुद्राक्ष की माला थामे साध्वी अनुरंजना यानी बड़ी माँ प्रकट हुई। मंच की मध्यम रोशनी में उन्हें स्पष्ट देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने एक हाथ ऊपर उठा, सभी को आसन ग्रहण करने का इशारा किया। एक छोटे से मंत्र के साथ प्रवचन आरंभ किया। गजब का शब्द विन्यास और सधी हुई आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त थे। एक एक शब्द के 5-6 पर्यायवाची उनकी विद्वता का परिचय थे। परंतु आज उनकी वाणी में कंपन था। रह रहकर उनकी नजरें पंडाल के बाहर सामने दिखाई दे रहे 3 मंजिला आंधी बरसात में मटमैले हुए घर की ओर उठ जाती और वह विषय से भटक जाती, लेकिन फिर उसमें सुधार करने का प्रयास करती। जैसे जैसे सत्र समाप्त कर वह पंडाल के पीछे बने तंबू के कक्ष में चली गई। शाम का सत्र आरंभ होने में अभी 3 घंटे का समय था। इस समय वह एकांतवास करती थी, पर कहने को एकांतवास था, वह अकेली कहाँ थी। पिछली यादें उन्हें घेरे रहती थी। साध्वी अनुरंजना, हाँ यही नाम तो दिया था गुरु माँ ने। इससे पहले तो वह अनुजा तिवारी थी। सरकारी विद्यालय के अध्यापक नारायण दत्त तिवारी ने अपनी दोनों पुत्रियों के नाम मिलते जुलते रखे थे, बड़ी शैलजा और छोटी अनुजा। दोनों बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर था। जहां शैलजा का सांवला सलोना चेहरा और घनी काली चिकनी केश राशि मोहित करती, वहीं अनुजा गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले केशों के कारण किसी को भी आकर्षित कर लेती। दोनों बहनों के स्वभाव में भी जमीन आसमान का अंतर था। शैलजा घर के काम में अम्मा का हाथ बटाती और अनुजा सड़क के ओर खुलने वाली खिड़की की सलाखें पकड़े पूरे मोहल्ले के लोगों का आंखों देखा हाल बयान करती। अनुजा बड़ी बहन की प्रत्येक वस्तु पर नजर रखती और जो उसे भा गई वह लेकर ही रहती। शैलजा 1-2 बार मना करती, फिर उसका उतरा चेहरा देख बेहद पसंदीदा चीज भी खुशी खुशी उसे दे देती। हाय शैली दी, कितना सुंदर कुर्ता है। अनुजा आंखें फैलाती। कब सिलाया? रंग भी बहुत खिला हुआ है। बस आज आज पहन लो, कल से ये मेरा। नहीं अनु, अभी आज ही तो दर्जी से लाई हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? और फिर उदासी का नाटक। बस यही शैलजा पिघल जाती और अनु उस कुर्ते को अपने बक्से में छुपा लेती। मंजू चाची का दिया बटुआ, पंजाबी जूती, कशीदे वाला दुपट्टा धीरे धीरे सब शैलजा की अलमारी से अनुजा के कोष को समृद्ध करते चले जाते। एक सुबह बाबूजी ने अम्मा को बताया कि कल कुछ लोग शैलजा के रिश्ते के लिए आने वाले हैं। अच्छा संपन्न परिवार है और लड़का भी सरकारी नौकरी करता है। शैलजा और अम्मा ने मिलकर पूरा घर चमका दिया। कुशन, चद्दरें, पर्दे सब बदल दिए। अनुजा चेहरे पर हल्दी बेसन का उपटन लगाए और शैली अम्मा के काम में मीन मेक निकालती रही। अम्मा ने उसे मेहमानों के सामने ना आने की सख्त हिदायत दे रखी थी। दोपहर में 2 महिलाएं आईं, साथ में एक सफेद बालों वाला प्रौढ़ और एक सुदर्शन युवक आए। अनुजा दरवाजे के पर्दे के कोने को खिसकाकर सब देख रही थी। शैलजा लाल बॉर्डर की हरी साड़ी पहने नजरें नीची किए उनके सवालों के जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद उन महिलाओं में प्रौढ़ और युवक से धीरे धीरे कुछ मंत्रणा की और फिर हीरे सी सर्च लाइट की लौंग पहने हुए महिला ने बटुए में से चेन निकालकर शैलजा के गले में पहना दी। अम्मा के चेहरे पर खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी और प्रौढ़ व्यक्ति ने उठकर बाबूजी को गले लगा लिया और शैलजा तो भागकर अंदर आ गई। मेहमानों से जाते समय अनुजा का परिचय कराया गया। उन सब की नजरों में अपने लिए प्रशंसा के भाव अनुजा से छुप नहीं सके। खैर, शैलजा का भावी वर आलोक तो अनुजा की को अपलक देखता ही रह गया। विवाह की तिथि भी जल्दी ही निकाली गई। अब एक ही शहर में होने के कारण आलोक कभी अंगूठी और कभी चूड़ी का नाप लेने और कभी कपड़े पसंद करवाने के बहाने शैलजा को बाहर ले जाने लगा और अम्मा ना चाहकर भी अनुजा को उनके साथ भेज देती। आलोक हंसमुख और हाजिर जवाब था। मितभाषी शैलजा की ओर से अनुजा ही उसकी बातों का जवाब देती।
शैलजा ने कई बार आलोक व अनुजा को एक दूसरे की ओर मुग्ध दृष्टि से देखते हुए पकड़ा भी था, पर आलोक चतुराई से शैलजा के संदेह को खारिज कर देता। घर में विवाह के शगुन आरंभ हो चुके थे। अनुजा पर एक बार फिर शैलजा की प्रिय वस्तु छीनने की आदत हावी होने लगी थी। बारात आने से 3 दिन पहले आलोक के मामा जी आए। बैठक के बंद दरवाजे से बाबूजी के जोर से चिल्लाने की आवाज से अनुजा कांप उठी। कुछ देर में दरवाजा खुला और बाबूजी अनुजा को जलती हुई निगाहों से देखते हुए अंदर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया। पता चला कि आलोक शैलजा से नहीं बल्कि अनुजा से विवाह की जिद पकड़े हुए है। शैलजा स्वयं बाबूजी के पास गई। अम्मा, बाबूजी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं न सही, अनु सही, बहन है मेरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसे आज तक अपनी हर प्रिय वस्तु देती आई हूँ, ये भी सही। अब उठिए, समय कम है, हमें बहुत तैयारियां करनी है। शैलजा के चेहरे पर तूफान से पहले की शांति थी, परंतु अगली सुबह अम्मा के विलाप ने सबको उठा दिया। शैलजा की निष्प्राण देह नई साड़ी से पंखे से झूल रही थी। वह इस बार अनुजा की इच्छा पूरी करने में असमर्थ थी। अम्मा, बाबूजी, पड़ोसी और रिश्तेदारों की नजरों से घबराकर अनुजा रात के अंधेरे में दुपट्टे से मुंह छुपाए घर से निकल पड़ी। स्टेशन पर सामने जो रेलगाड़ी खड़ी थी उसी में बैठ गई। इसी गाड़ी में साध्वियों का एक जत्था भजन कीर्तन करता जा रहा था। वह खिड़की पर सिर टिकाकर शून्य में ताक रही थी। लो माँ, एक साध्वी ने उसके सामने दोने में कुछ कटे हुए फल रखे, पर अनुजा ने पलके तक नहीं झपकाई। साध्वियों की दलपति जो सामने ही लेटी हुई थी, वह बड़े गौर से अनुजा को देख रही थी। उसने आंख के इशारे से उसके सामने से दोना हटाने को कहा। रात को जब साध्वियों के मध्यम खर्राटे गाड़ी के पहियों की ताल से लय मिलाने लगे, तो वही साध्वी अपनी सफेद चादर को समेटती हुई अनुजा के पास बैठ गई। उसकी अनुभवी आंखें अनुजा के चेहरे और उसके अदृश्य गुनाह को पढ़ चुकी थी। हम कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह सब पहले से तय होता है। साध्वी ने उसके सिर पर हाथ रखा, तब भी वह जड़वत बैठी रही। अपना सब कुछ उस शक्ति पर छोड़ दो। ऊपर की ओर उंगली उठाई। माँ, सब मोह माया के बंधन हैं ये रिश्ते, इन्हें काट कर फेंक दो और मुक्त हो जाओ, तो सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। और अपनी सफेद चादर अनुजा के कंधों पर डाल दी। सवेरे अनुजा साध्वियों के उस दल के पीछे पीछे चली जा रही थी। वह प्रतिदिन साधना कक्ष में बैठती और ध्यान लगाती। अखाड़े की गुरु माँ का अनुजा से विशेष स्नेह था। धीरे धीरे वह उनकी प्रिय शिष्या बन गई। गुरु माँ विभिन्न शहरों में प्रवचन देने जाती थी और अनुजा हमेशा उनके साथ जाती। कुछ समय बाद उनसे दीक्षा ले अनुजा तिवारी से साध्वी अनुरंजना बन गई। घनी काली केश राशि अखाड़े की ही एक साध्वी ने उस तरह चलाकर एक टोकरी में समेट ली थी। कपड़े के एक थैले में 2 सफेद धोती और पीतल की थाली और लोटा अनुजा की दौलत बन गई। जब भी आंखें बंद कर ध्यान लगाती, उसे शैलजा का पंखे से झूलता शरीर, अम्मा का हृदय विदायक रुदन और बाबूजी की फटी आंखें याद आती। दुख ने उसकी वाणी को मार्मिक बना दिया था। जब वह प्रवचन करती तो श्रोता सम्मोहित से सुनते, कुछ तो सिसकने लगते। अनुजा एक शहर से दूसरे शहर में प्रवचन करते हुए गुरु माँ के पद पर पहुंच गई। श्रावण मास में एक बार प्रवचन करने के लिए उसी शहर में आना हुआ जिस शहर से बरसों पहले वह रात के अंधेरे में पलायन कर गई थी। नियति ने बड़ी क्रूरता से उसे फिर वहीं लापटका था। पंडाल के सामने ही नारायण दत्त तिवारी का तिमंजिला मकान खड़ा था, जहाँ शैलजा और अनुजा की खिलखिलाहटें गूंजती थी। छज्जे पर माँ की रंग बिरंगी धोतियां सूखती थी। वह एक बार उस दरवाजे को छूना चाहती थी। वह आंगन देखना चाहती थी। मन ही मन निश्चय किया कि रात के समय पिछले दरवाजे से निकल जाएगी। पर क्या इतनी बदनामी लेकर अम्मा बाबूजी उसी शहर में रह पाए होंगे? और फिर उसके जिस अतीत के बारे में अखाड़े में किसी ने सवाल ना कर उसे आश्रय दिया, क्या दुनिया की नजर में साध्वियों को बदनाम कर दे? दीक्षा लेते समय उसने प्रतिज्ञा की थी कि अब वह ना किसी की पुत्री है, ना किसी की बहन और ना किसी की प्रेमिका। केवल ईश्वर ही उसका परिवार है। क्षमा मांगनी है तो ईश्वर से मांग अनुजा, क्योंकि तुम्हें शैलजा की कमजोरी पता थी कि वह तुम्हें सब कुछ दे सकती है, पर शायद इस बार वह मजबूर हो गई। प्रवचन का दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया। बड़ी माँ साध्वी अनुरंजना ने धारा प्रवाह प्रवचन देना शुरू किया। आंखों से बहती अश्रुधारा ने सामने अध्यापक नारायण दत्त तिवारी के मकान को धुंधला कर दिया था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी मेरी आवाज में पसंद आई होगी।
ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के साथ आपसे फिर मिलती हूँ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।